So we'll start with next chapter, that is thermal properties of matter. So before we go ahead to the next chapter, chapter number 7, आपको ये पता होना चाहिए, we have already seen what are the basic or what are different states of matter that exist at normal temperature and pressure. तो अगर आपको याद होगा, in total there are 5 states of matter: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein. इसमें से जो 3 states of matter है, they exist at normal temperature and pressure, that is solid, liquid and gases. तो बिफोर वी स्टार्ट विद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पहले थोड़ा सा वापस हमको यहाँ पे डिटेल करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के, एंड हाउ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट स्टेट्स. सॉलिड में मॉलिक्यूल्स या एटम्स का अरेंजमेंट क्या होता है, लिक्विड्स में कैसा होता है और गैसेस में कैसा होता है. क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉपर्टी जो होती है मटेरियल का, इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द अरेंजमेंट. अगर आपको याद होगा पिछला ही चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, वो रिस्टोरिंग फोर्स क्यों जनरेट हुआ था? क्योंकि ये जो एटम्स थे सॉलिड्स के, आपने एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया. डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया मतलब यू आर चेंजिंग द लेंथ और शेप ऑफ द बॉडी. तो जो मॉलिक्यूल्स थे या एटम्स थे, दे वर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, और बिकॉज दिस मॉलिक्यूल्स वेर एट वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, तो वहां पे एक इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ था जिसको आप बोलते हो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. अगर ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिस्टेंस ज्यादा होता तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता नहीं. रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता नहीं तो बॉडी अपना शेप वापस से रिगेन करता नहीं. तो ये जो प्रॉपर्टीज है मटेरियल के, दे ऑल डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन और द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. तो जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर थे, तो जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर 3 गैसेस. इन स्टेट्स में यू मस्ट नो हाउ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड. तो सबसे पहले यू नो सॉलिड्स. तो इन केस ऑफ सॉलिड अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक, atoms or molecules of solids, they are arranged periodically and they are at very small distance to each other. क्योंकि डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. Any two molecules are attracting each other very strongly. When you have liquids, liquids में पहली बात तो periodic arrangement नहीं है, and then distance between two molecules is greater compared to solids. And in case of gases, हम डिटेल में देखेंगे what happens because of this distance. Distance change होने से property change होता है, वो हम देखेंगे बाद में. सिर्फ इतना है कि इस चैप्टर में हमारा फोकस रहेगा थर्मल प्रॉपर्टीज पे. थर्मल प्रॉपर्टी मतलब जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो बॉडी का बिहेवियर कैसा है, उसको बोलते हो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. यू हैव इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस टू ईच अदर, हेंस देयर इज नो मॉलिक्यूलर फोर्स. यहाँ पे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, यहाँ पे मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन बहुत वीक है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 0, ऑलमोस्ट नो फोर्स. तो नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए. एंड इन ऑल द 3 केसेस जो मॉलिक्यूल्स है, दे आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन. इन अ स्टेट ऑफ मोशन मतलब यहाँ पे these molecules are moving, लेकिन यहाँ पे मोशन है, वाइब्रेशन, राइट. द मॉलिक्यूल्स ट्राई टू गो अवे, लेकिन जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स. they try to come closer but आ नहीं सकते बिकॉज रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा. दूर जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है, पास में आएगा तो रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है. तो व्हाट दिस मॉलिक्यूल्स डू, दे जस्ट कीप ऑन वाइब्रेटिंग. इन केस ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड के केस में भी मोशन है, लेकिन यहाँ पे मोशन कौन सा है? ट्रांसलेशन है. मतलब एक मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा अलोंग द स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वाइब्रेशन. यहाँ पे क्या है? ट्रांसलेशन. और यहाँ पे क्या है? अगेन ट्रांसलेशन. बट व्हेन इट कम्स टू लिक्विड और गैसेस, डिपेंड करता है कौन से टाइप के लिक्विड या कौन से टाइप की गैस की आप बात कर रहे हो. अगर आप वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2. तो उस केस में 3 मोशन आ जाते हैं. एक है ट्रांसलेशन, एक वाटर मॉलिक्यूल एक जगह से सीधा दूसरी जगह पे गया अलोंग द स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हो ट्रांसलेशनल मोशन. दूसरा होता है रोटेशनल. तो वाटर मॉलिक्यूल कैन आल्सो रोटेट. फॉर एग्जांपल अभी आपने बता ही दिया H2O. तो H2 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2O. तो इसमें इन दिस केस व्हाट यू हैव इज
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में एक बॉन्ड है और दूसरे हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में एक बॉन्ड है, तो या तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, इसको आप बोलते हो ट्रांसलेशनल मोशन, या फिर इट स्टार्ट रोटेटिंग और इट स्टार्ट रोटेटिंग, तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन भी होता है। तो इन केस ऑफ गैसेस यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, और ये आपका पहले चैप्टर का बेस बनेगा रोटेशनल डायनामिक्स, और ये आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी लगेगा थर्ड चैप्टर 12th का। तो ये बेसिक आइडिया एकदम क्लियर रखो। इन केस ऑफ सॉलिड्स देयर इज मोशन, बट मोशन इज मोस्टली वाइब्रेशनल मोशन। Atoms or molecules of the solid, they keep on vibrating about their mean position. In case of liquids or gases, liquids या gases के केस में ट्रांसलेशन भी हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है, वाइब्रेशन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है गैस टू गैस और लिक्विड टू लिक्विड, टाइप ऑफ लिक्विड पे या टाइप ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। तो दैट विल फॉर्म द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। तो ये याद रखना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये इंटरनल स्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी स्टडी किया था, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी बेसिक यहीं से स्टार्ट हुआ था। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स में भी यही हमने स्टार्ट यहीं से किया था। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स मतलब इलास्टिसिटी, पिछला चैप्टर, उस केस में भी हमने स्टार्ट यहीं से किया था, क्योंकि सारे के सारे प्रॉपर्टी अल्टीमेटली आते हैं फ्रॉम द फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज, नाम में ये थर्मल मतलब रिलेटेड टू टेम्परेचर, हीट डिफाइन करना बाकी है, हीट डिफाइन करेंगे हम लोग। जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में यू स्टडी द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट, वैसे ही यहाँ पे यू स्टडी द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस व्हेन यू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। तो पहले चैप्टर का नाम क्या था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और मैंने आपको बताया था मैकेनिकल मतलब रिलेटेड टू फोर्स, और थर्मल मतलब रिलेटेड टू टेम्परेचर। वहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे आप टेम्परेचर चेंज करोगे, और दोनों केस में बॉडी का बिहेवियर चेक करोगे, एंड देन वी विल सी हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू इट। तो नेक्स्ट चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यहाँ से होता है स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, तो एज आई जस्ट टोल्ड यू, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, अभी मुझे अगर फोन बैग के अंदर नहीं दिखा तो आज जमा होगा, वापस कभी मिलेगा नहीं फोन बैग के अंदर। नीड टू रिमेंबर दिस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स चाहे वो लिक्विड के हो, चाहे वो सॉलिड के हो, चाहे वो गैस के हो, क्या कर रहे हैं? दे आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन, राइट? सो एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इन जनरल, आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन, तो दे आर मूविंग। अब मोशन किस टाइप का है वो डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर। तो इन केस ऑफ सॉलिड्स, the distance between molecules is very small. The distance between molecules is very small, and hence force of attraction is strong, and hence force of attraction is strong. क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, दैट इज व्हाई सॉलिड में मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं सकता, बट व्हाट इट डज इज इट परफॉर्म्स वाइब्रेशन। देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड परफॉर्म्स, क्या परफॉर्म करता है? परफॉर्म्स वाइब्रेशंस अबाउट मीन पोजीशन, Similarly, in case of liquid, the distance between molecules is larger compared to solids.
right? Hence the force of attraction is weak, or hence the molecules of liquid they perform linear motion, translational motion बोलते हैं उसको. हम इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वीक है कंपेयर टू सॉलिड्स. तो इन केस ऑफ लिक्विड्स, the distance between molecules is large, and hence the force of attraction is weak. The force of attraction is weak. Similarly, in case of gases, the distance between molecules is very large, or distance between molecules is very large, hence the force of attraction is negligible. In gases, the distance between molecules is very large, and hence the force is negligible, and hence the force of attraction is negligible. So there is absolutely no force of attraction. तो अगर मैं गैस की बात करूं इन जनरल गैस में या लिक्विड्स में, in case of gases or liquids, what is happening? ये जो molecules of the gas है, they are moving randomly, so they are in random motion. हर एक molecule move हो रहा है और randomly move हो रहा है, तो हर एक molecule के पास energy है, because anything which is moving has kinetic energy, half mv square. तो अगर मेरे पास एक गैस है, अभी अगर मैं 1 mole of gas भी लेता हूँ, what is 1 mole of gas? It contains Avogadro number of atoms or molecules. बराबर. What is value of Avogadro number? What is value of Avogadro number? Yes. 23. तो 1 mole of gas में कितने molecules होते हैं? 6.02 × 10⁻23. तो 1 किलोग्राम में कितने मोल्स आएंगे? How many moles will 1 kilogram of gas contain? It will depend on the type of gas. कौन सा गैस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? तो हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, हीलियम के लिए अलग होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, O2 ऑक्सीजन O2 दिस इज समथिंग डिफरेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग होगा. तो इन एनी केस अगर हमारे पास एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गैस है, तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? दे आर मूविंग रैंडमली, because they are moving, each of this molecule has kinetic energy. तो मैं अगर हर एक मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दूं, मतलब मैं सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं. मेरे पास अगर 1 मोल ऑफ गैस है, मतलब 10⁻23 एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी है, डेफिनेटली वो सेम नहीं है, क्योंकि वो स्पीड पे डिपेंड करेगा. हर एक मॉलिक्यूल सेम स्पीड से मूव नहीं होता. ये 12th के चैप्टर नंबर 3 में भी देखोगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, यू विल सी दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, बट दे आर मूविंग रैंडमली विद ऑल पॉसिबल स्पीड्स. तो हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड है, मतलब हर एक मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी है. ऐसे सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी को ऐड करते गए, तो जो भी टोटल एनर्जी आएगा उसको आप बोलते हो इंटरनल एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी. इंटरनल क्यों बोला? इमेजिन मेरे पास एक सिलेंडर है, आपके घर में भी गैस सिलेंडर आता होगा. तो गैस सिलेंडर के अंदर का जो गैस है, अगर आपने सिलेंडर को रेस्ट पे रख दिया, सिलेंडर मूव नहीं हो रहा है, यू हैव केप्ट द सिलेंडर एट रेस्ट, बट इनसाइड इट यू हैव गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग. तो वो जो एनर्जी है वो कौन सा एनर्जी है? इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि वो एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स का एनर्जी है. अगर मैं सिलेंडर को मूव करने लग गया तो ये एक्सटर्नल एनर्जी होगा, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक. एक्सटर्नल एनर्जी को क्या बोलते हो? मैक्रोस्कोपिक एनर्जी. और इंटरनल को क्या बोलते हो? माइक्रोस्कोपिक एनर्जी. तो इन शॉर्ट, इन अ वे, हर एक मॉलिक्यूल के एनर्जी को मैं अगर ऐड करता हूं, तो जो टोटल एनर्जी बनेगा गैस का, उसको क्या बोलोगे? इंटरनल एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी और थर्मल एनर्जी. थर्मल क्यों बोला है? बिकॉज अल्टीमेटली गैस मॉलिक्यूल्स का एनर्जी आया कहां से? सराउंडिंग के हीट से. जैसे गर्मी के दिन में हमको हीट फील होता है ना, गर्म है. व्हाई? बिकॉज सराउंडिंग का हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू योर बॉडी. वैसे ही ये हीट हर एक सब्सटेंस के पास जाएगा. मेरे पास कंटेनर में गैस था,
हीट विल गो फ्रॉम सराउंडिंग टू द गैस। तो गैस वो हीट को लेके क्या करेगी, इट दे विल स्टार्ट मूविंग। तो ईच ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज मूविंग। तो हर एक मॉलिक्यूल के एनर्जी को ऐड कर लोगे तो उसको बोलोगे थर्मल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। तो इन केस ऑफ गैसेस मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल क्योंकि डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एंड hence gases and hence gas molecules perform mostly translational motion। तो इन केस ऑफ सॉलिड मोशन कौन सा था, वाइब्रेशन। इन केस ऑफ लिक्विड कौन सा था, रोटेशनल या फिर वाइब्रेशनल या फिर ट्रांसलेशनल। लेकिन गैस में मोस्टली कौन सा है, ट्रांसलेशनल। तो मैक्सिमम एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम ट्रांसलेशन। रोटेशनल का भी होगा लेकिन कम होता है। तो गैस में सबसे ज्यादा कहां से मिलता है, ट्रांसलेशन। द सम ऑफ मतलब एडिशन ऑफ all the energies of all the molecules of a substance is known as क्या बोलते हैं उसको, थर्मल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी is known as thermal और internal energy। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ये एनर्जी आया कहाँ से, ये आया सराउंडिंग के हीट से। आपने कोई भी एक गैस को रूम टेम्परेचर पर रख दिया तो रूम का हीट कहाँ जाएगा, गैस में। और गैस में जाएगा तो गैस मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, मोशन स्टार्ट करेंगे तो एनर्जी उनका बढ़ेगा, राइट। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर हम एक बॉडी को हीट कर रहे हैं, सो व्हेन अ बॉडी बिकम्स वार्म मतलब थोड़ा सा गर्म हुआ, व्हेन अ बॉडी बिकम वार्म तो उसका थर्मल एनर्जी बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर एक बॉडी कूल हो गया तो उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। सो दस therefore when a body becomes warm, its thermal energy increases, and vice versa। मतलब when a body becomes cold, its thermal energy decreases। यहाँ तक क्लियर। इसका मतलब ये जो थर्मल एनर्जी है ये इन अ वे आपको बताता क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। दस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज नथिंग बट द मेजर ऑफ एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ द बॉडी। थोड़ा सा लिंक करना सीखो, कॉन्सेप्ट इतना सा है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है। द आइडिया हियर इज वेरी सिंपल। हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स थे, गैस मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग, सो दे हैव सम एनर्जी। सारे गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को ऐड करके तो बन गया थर्मल एनर्जी। अगर बॉडी को मैं हीट करता हूं, मतलब बॉडी वार्म होता है, व्हेन द बॉडी बिकम्स वार्म, राइट, एनर्जी विल इंक्रीज। so when a body becomes warm, thermal energy increases, and when the body becomes cold, thermal energy decreases। जब तुम बोल रहे हो कि वार्म हो गया तो क्या बढ़ गया, टेम्परेचर। तुम बोल रहे हो कोल्ड हो गया तो क्या कम हो गया, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ना मतलब थर्मल एनर्जी बढ़ना, टेम्परेचर कम होना मतलब थर्मल एनर्जी कम होना। मतलब जब टेम्परेचर मेजर करते हो तो एक्चुअली क्या मेजर कर रहे हो आप, थर्मल एनर्जी। thus the temperature of the body is the average thermal energy of the body। thus temperature is the measure of average thermal energy of the body, average thermal energy of the body। क्लियर यहां तक। तो थोड़ा सा पहले थ्योरी लगेगा क्योंकि ये बेसिक नहीं पता होगा तो आगे के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट नहीं होगा, तो यू हैव टू नो ऑल दिस। देन अगला टॉपिक है टेम्परेचर एंड हीट। तो अब हमको डिफाइन करना है व्हाट इज टेम्परेचर और हमको डिफाइन करना है व्हाट इज हीट। तो टेम्परेचर एंड हीट, टेम्परेचर एंड हीट। पहले टेम्परेचर क्या है वो देख लेते हैं, बाद में देखेंगे व्हाट इज हीट। टेम्परेचर, तो व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर।
मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर ये बेसिकली एक क्वालिटेटिव आइडिया है। देखो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो चीज होता है। क्वालिटेटिव मतलब आप क्वालिटी बताते हो, क्वांटिटेटिव मतलब आप क्वांटिटी बताते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेयरिंग सम शर्ट ऑफ सम कलर, ये क्वालिटी है उसका। समवन इज वेयरिंग ग्रीन, वो एक क्वालिटी हो गया, तो आप बता रहे हो ये क्वालिटी है। जैसे मैंने एक बॉडी को टच कर दिया, आप बोलोगे दिस बॉडी इज हॉट, यू आर टेलिंग क्वालिटी, दिस इज हॉट। और अगर मैंने मेरा हाथ आइस के बैग में डाल दिया तो आई विल से इट इज कोल्ड, राइट। पर मैंने कहीं मेंशन नहीं कि कितना हॉट कितना कोल्ड। आई जस्ट सेड दिस बॉडी इज हॉट एंड दैट बॉडी इज कोल्ड, राइट। तो ये जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, दैट इज नथिंग बट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इनिशियली, अभी नहीं, इनिशियली बहुत साल पहले, बहुत 100 बहुत 1000 साल पहले, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इट केम फ्रॉम द आइडिया ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। क्योंकि तब ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरत उतना ही थी ना हमको कि ये हॉट है ये कोल्ड है, दैट्स इट। ये हॉट है, उसको हाथ नहीं लगाना है, सिंपल सा आइडिया था। बाद में जब साइंस प्रोग्रेस हुआ तो फिर हमको मेजरमेंट लगे, तब फिर हम मेजर करने लगे कितना टेम्परेचर, कितना हॉट कितना कोल्ड। तो द बेसिक आइडिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, the concept of temperature is, it comes from the idea of hotness or coldness, from idea of hotness or coldness. Therefore temperature is the degree of hotness or coldness of a body. Temperature is the degree, डिग्री मतलब कौन सा बॉडी कितना हॉट है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी। बट इमेजिन, लेट अस से कि हम हमारे सेंसेशन यूज कर रहे हैं। सेंसेशन मतलब यू हैव सेंसेस, यू नो, टच इज वन सेंस आउट ऑफ अदर, स्मेल, टेस्ट, उसमें से एक टच भी आता है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई यूज माई सेंसेस टू टेल कि ये बॉडी हॉट है बॉडी कोल्ड है, राइट, तो वो डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर सही नहीं होगा। व्हाई नॉट? इमेजिन, लेट अस से, तो बाय द वे ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना, हॉटनेस कोल्डनेस, दिस इज बेस्ड ऑन ह्यूमन सेंसेशन। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, the concept of hotness and coldness is based on human sensation, is based on human sensation, which is not correct. अभी क्यों नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझेगा। लेट अस से हमारे पास 3 बकेट है। लेट अस से एक बकेट में हमारे पास आइस है, आइस, यू नो आइस, हाँ, तो इट इज फुल ऑफ आइस। हाँ, लाल कलर मतलब हॉट नहीं होता है हमेशा, फिजिक्स में उल्टा होता है। रेड कलर इंडिकेट्स कोल्डर बॉडी एंड ब्लू कलर इंडिकेट्स हॉटर बॉडी, उल्टा होता है। इवन जब आप स्टार्स को देखते हो, वैसे स्टार से याद आया, आज रात में एक ग्रीन कॉमेट विजिबल हो सकता है, हाँ, जो 50,000 साल में एक ही बार दिखता है। हाँ, तो इंटरेस्ट होगा तो देख लेना, 9 सवा 9 के आसपास। एनीवेज, हाँ, देन तो जब आप स्टार्स को देखते हो, मैंने पहले भी बताया ये, इफ यू लुक एट द स्काई, इफ यू सी अ ब्लू कलर स्टार, एक्चुअली वो ज्यादा हॉट है, उसका टेम्परेचर 10,000 केल्विन के ऊपर है, सरफेस टेम्परेचर। और अगर आपको रेड कलर का स्टार दिखता है तो वो कोल्ड है। हम सिर्फ ह्यूमंस रेड कलर को डेंजर के लिए यूज करते हैं, उसका रीजन अलग है, क्योंकि रेड कलर को एब्जॉर्ब या स्कैटर करने वाले गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है, तो दूर तक दिखता है वो। दैट इज वाई इवन ट्रैफिक लाइट्स यू यूज रेड कलर, इवन योर गाड़ी का जो ब्रेक इंडिकेटर होता है दैट इज रेड कलर। अगर फॉग भी रहा, सर्दियों में फॉग होता है ना, तो फॉग में भी इट इज स्टिल विजिबल। तो लेकिन टेम्परेचर वाइज बात करोगे तो रेड कलर इज
is cold और blue color is hot. तो the idea is हमारे पास एक hot water का कंटेनर था, एक कंटेनर में आइस दैट इज कोल्ड, और एक कंटेनर में लेते हैं लूक वार्म वाटर. लूक वार्म पता है, कोमट. हाँ, तो लूक वार्म वाटर, तो लेट अस से लूक वार्म वाटर. तो 3 केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. दिस इज बेसिकली हॉट वाटर, दिस इज लूक वार्म वाटर, एंड डेफिनेटली दिस इज कोल्ड क्योंकि दिस इज आइस. See what we are trying to understand here is, पहले तो टेम्परेचर मतलब क्या. तो हमने बोला कि टेम्परेचर इज आइडिया ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. सो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, और ये डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज बेस्ड ऑन ह्यूमन सेंसेशन ऑफ टच. आप एक बॉडी को टच करके बताते हो कि हॉट है कि कोल्ड है, राइट. लेकिन ये सही नहीं है. क्यों नहीं है, उसके लिए एक एग्जाम्पल लिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले मेरा हाथ हॉट वाटर में होता और फिर मैं हाथ निकाल के लूक वार्म वाटर में डालता हूं, तो लूक वार्म वाटर विल बी कोल्ड फॉर मी. हॉट वाटर के बकेट में से हाथ निकाल के आपने लूक वार्म में डाल दिया, तो लूक वार्म वाटर जो कोल्ड नहीं है लेकिन आपको क्या फील होगा, कोल्ड है. उल्टा सोचो, कोल्ड आइस में हाथ था, वो निकाल के आपने डाल दिया लूक वार्म वाटर में, तो लूक वार्म वाटर विल फील हॉट टू यू. तो ये जो हॉटनेस और कोल्डनेस का सेंसेशन बेस्ड मेजरमेंट है, ये गलत है. क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है लूक वार्म इज लूक वार्म. आप हॉट वाटर में हाथ डालते हो, उसके बाद आप लूक वार्म वाटर में हाथ डालते हो, तो लूक वार्म वाटर फील्स कोल्ड, लेकिन वो कोल्ड था क्या, नहीं था, वो दैट वाज नॉट कोल्ड. एंड अदर वे अराउंड आल्सो, आपके हाथ में पहले आइस था एंड देन यू पुट योर हैंड इनसाइड लूक वार्म, दिस लूक वार्म वाटर फील्स हॉट, बट दैट इज नॉट हॉट, वो मॉडरेट टेम्परेचर पे है. तो ये जो ह्यूमन के सेंसेशन पे बेस्ड आइडिया ऑफ टेम्परेचर है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. तुम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो. लेकिन इन एनी केस हम आगे डिफाइन करेंगे टेम्परेचर क्या है. बट इन एनी केस वन थिंग इज वेरी क्लियर, जब मैं हॉट वाटर से हाथ निकाल के लूक वार्म में डाल रहा था, तो मुझे लूक वार्म कोल्ड क्यों लग रहा था, बिकॉज माय हैंड वाज एट हायर टेम्परेचर एंड द लूक वार्म वाटर वाज एट लोअर टेम्परेचर. यहाँ पे एनर्जी फ्लो हुआ from my hand to the lukewarm water. So energy flows from higher temperature region to lower temperature region. And the other way around also was true. जब आप आइस में से हाथ निकाल के lukewarm water में डालते हो, तो your hand is at lower temperature and lukewarm is at higher temperature. So heat is flowing from lukewarm to hand. That is why it feels hot. तो कम से कम हम टेम्परेचर तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम एक चीज तो समझ में आ गई कि एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और इस एनर्जी को तुम बोलते हो हीट. तो हीट इज द एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. तो दिस इज हाउ यू डिफाइन हीट. सिर्फ हीट क्या है, हीट हीट है ऐसा बोल के नहीं चलता है. हीट इज एनर्जी, और ये एनर्जी कब हीट बोलोगे इसको, व्हेनेवर इट इज फ्लोइंग ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर. दो बॉडी अगर सेम टेम्परेचर पे होगा तो हीट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा. एनर्जी फ्लो होगा क्या, नहीं होगा. मेरे पास 2 बकेट थे, दोनों का सेम टेम्परेचर था, मैंने पहले एक बकेट में हाथ डाला, फिर दूसरे में डाला, आई फील नथिंग, आई फील एग्जैक्टली द सेम, बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर. तो हमारा पूरा ये इंटेंशन था टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हीट. तो हीट क्या है, हीट इज एनर्जी विच flows from higher temperature to lower temperature. So heat is the energy. Heat is the energy which flows from higher temperature region to lower temperature region. Higher temperature region to lower temperature region. यहाँ तक क्लियर? तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट इज क्लियर. टेम्परेचर इज नथिंग बट द मेजर ऑफ एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ बॉडी. बराबर, इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. एंड as you have just studied, heat is energy which flows from higher temperature region to lower temperature region.
So now let us move to the next topic of measurement of temperature. हमने अभी तक सिर्फ टेम्परेचर डिफाइन किया, उसको मेजर कैसे करते हैं हमने बात नहीं की। तो पहले हम देखेंगे कि टेम्परेचर मेजरमेंट कैसा होता है, कौन से थर्मोमीटर इन्वॉल्व है, कौन से स्केल्स इन्वॉल्व है, क्योंकि तुम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हो, तुम डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हो, तुम उसको केल्विन में भी मेजर करते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड फिजिक्स के लिए हर एक टॉपिक को अलग से नाम है। जैसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडीज लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स, उसमें दो ब्रांचेस कर रहे हो, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिक्स। जैसे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडीज मोशन इज मैकेनिक्स, राइट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडीज मोशन विदाउट इट्स कॉज, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में दो ब्रांचेस है, काइनेमैटिक्स। So the branch of physics, the branch of kinetics which studies motion without its cause is known as kinematics, and the branch of physics which studies motion along with its cause is dynamics. So वैसे ही the branch of physics which studies temperature is known as thermometry. क्या बोलते हैं उसको? Thermometry. And the device which is used to measure temperature is known as thermometer. So the science of temperature and its measurement, the science of temperature and its measurement is known as thermometry. And the device used to measure temperature, not study, device used to measure temperature is known as thermometer. यहाँ तक क्लियर? तो जहां जहां पे थर्मोमेट्री वर्ड सुनोगे मतलब यू आर स्टडिंग टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। द ब्रांच ऑफ साइंस या द साइंस ऑफ टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट इज नोन एज थर्मोमेट्री, एंड द डिवाइस दैट यू विल यूज टू मेजर टेम्परेचर विल बी नोन एज थर्मोमीटर। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स क्यों आते हैं? देखो अब अल्टीमेटली अगेन थोड़ा सा फिजिक्स डिफिकल्ट जाता है, वो आपकी गलती नहीं है। आपकी गलती सिर्फ इतनी है कि तुम लिंक छोड़ देते हो बीच बीच में। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन फिजिक्स टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। मोशन जब तुम स्टडी करते हो तो मोशन की स्टडी के लिए 3 पैरामीटर यूज करते हो। कौन से? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, बराबर। गैस जब स्टडी करते हो तो 3 पैरामीटर यूज करते हो, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जब आप इलेक्ट्रिक करंट्स का स्टडी करते हो तो 2-3 पैरामीटर यूज करते हो, जैसे कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, करंट, पोटेंशियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। रे ऑप्टिक्स का स्टडी करते हो तो अगेन यू यूज सम पैरामीटर, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन। तो हर एक फिजिक्स से हर एक टॉपिक में अगर आपको स्टडी करना है तो कुछ पैरामीटर्स हमको लगने वाले हैं। हमको यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करना है, तो टेम्परेचर मेजर कैसे करेंगे? क्योंकि ये जो हमारे ह्यूमन हैंड्स पे बेस्ड था, मतलब ह्यूमन सेंसेशन ऑफ टच पे बेस्ड था, वो तो गलत चीज है, वो उससे तो तुम कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि वो जो लूक वार्म वाटर था, कभी उसको हॉट बताता है, कभी उसको कोल्ड बताता है। मैंने इसलिए तो एग्जांपल दिया है। इसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि अगर मैं पहले हॉट वाटर में मेरा हैंड डालता हूँ और फिर लूक वार्म में डालता हूँ, लूक वार्म में कोल्ड नहीं है, लेकिन क्या फील हुआ? कोल्ड। उल्टा किया, पहले आइज मेरे हाथ में था, अब मैंने वही हैंड वापस डाल दिया लूक वार्म में, क्या फील हुआ? हॉट। तो लूक वार्म वाटर ना कोल्ड है ना हॉट है, लेकिन एक केस में क्या फील हो रहा है? कोल्ड, दूसरे केस में क्या फील हो रहा है? हॉट। तो डेफिनेटली मुझे टेम्परेचर मेजर करना है तो मैं ये तो यूज कर ही नहीं सकता। पहली बात ये गलत है। नंबर 2, ये आपको कोई नंबर नहीं देता ना, कितना हॉट कितना कोल्ड। उसे बताएगा ये कोल्ड है ये हॉट है, डन। इट विल नेवर गिव यू अ नंबर कितना हॉट कितना कोल्ड। उसके लिए हमको चाहिए स्केल्स, और वो डिवाइस जो आप यूज करोगे क्या बोलोगे? थर्मोमीटर। लेकिन थर्मोमीटर भी तो कोई पैरामीटर यूज करेगा, वो कैसे बताएगा आपको टेम्परेचर? तो थर्मोमीटर डिफरेंट टाइप के होते हैं। देखो अभी 3-4 चीजें हैं जो चेंज होगा विद टेम्परेचर। नंबर 1, अगर मैं लिक्विड लेता हूँ और लिक्विड को हीट करता हूँ, हीट करना मतलब टेम्परेचर बढ़ाना,
व्हेन यू हीट अ लिक्विड और इन एनी केस मेटल ऑल्सो, तो मैं फिलहाल मेटल की बात नहीं करूंगा, मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं। व्हेन यू हीट अ लिक्विड, द लिक्विड एक्सपांड्स, मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मैं अगर ये चेंज इन वॉल्यूम मेजर कर लूं, इफ आई मेजर इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो मुझे पता लग जाएगा कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया। सपोज पहले वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब था, अभी 15 मीटर क्यूब हो गया। पहले 10 मीटर क्यूब था, अभी 20 मीटर क्यूब हो गया। तो 10 से 15 और 10 से 20 ज्यादा हीट कहाँ पे हुआ होगा, 10 से 20, और कम हीट कहाँ हुआ, 10 से 15। तो चेंज इन वॉल्यूम आई कैन यूज एज अ पैरामीटर टू मेजर टेम्परेचर। सिमिलरली सपोज मेरे पास एक बॉक्स है, मैं जानबूझ के यहाँ पे डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि आपको इमेजिनेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो 12th में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। फिर हमारे पास एक बॉक्स है, सिलेंडर ले लो घर का, राइट। छोड़ो मत लो उसको, तो बोलोगे एक्सपेरिमेंट मैंने करने के लिए बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, जस्ट वाइप इट आउट। एक बॉक्स लो, बॉक्स के अंदर गैस है, नाउ वी आर हीटिंग द गैस, और ये बॉक्स के वॉल्स फिक्स्ड है। फिक्स मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होगा क्या, नहीं। तो पहले हमने लिक्विड के केस में क्या यूज किया था, चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, लेकिन जब मैं गैस को हीट करता हूँ, देखो यही तो बात है ना, ये क्यों पता होना चाहिए, तो रीजन इज वेरी सिंपल। इसको मैंने एक बॉक्स में ले लिया, बॉक्स में लेना मतलब वॉल्यूम फिक्स करना, वॉल्यूम इज फिक्स। नाउ आई एम हीटिंग इट, जब हीट करोगे तो वॉल्यूम तो चेंज अभी होगा नहीं, क्योंकि तुमने इसको फॉर्मली पैक करके रखा है, वॉल्यूम कैन नॉट इंक्रीज। तो हीट गया कहाँ, हीट इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो कहाँ गया ये हीट लेके, ये जो मॉलिक्यूल्स पहले मूव हो रहे थे अभी फास्ट मूव होंगे, they will start moving faster, and when they move faster they collide with the walls of container। दो टाइप के कोलिजन होती है यहाँ पे, मैंने दोनों टाइप की कोलिजन आपको चैप्टर नंबर 4 में सिखाया था, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। जब मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होगा तो वो कोलिजन होता है इनइलास्टिक, मतलब देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। लेकिन जब यही मॉलिक्यूल वॉल के साथ कोलाइड हो जाए तो द कोलिजन इज इलास्टिक, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। लेकिन जब ये कोलाइड होगा तो ये क्या लगा रहा है इधर, फोर्स, क्या लगा रहा है, व्हाट इज फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर। तो जब मैंने इसको हीट नहीं किया था तो कोलिजन्स कम थे, कोलिजन कम थे मतलब फोर्स कम था, फोर्स कम था मतलब प्रेशर कम था। अब हमने इसको हीट कर दिया तो मॉलिक्यूल्स दे स्टार्ट मूविंग वेरी फास्ट। So when they are moving very fast, they are making more collision with the walls of container. More collision मतलब more force मतलब more pressure। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ। पहले केस में क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम, यहाँ क्या चेंज हुआ, प्रेशर। तो ये चेंज इन प्रेशर अगर मैं मेजर कर लूँ तो मुझे टेम्परेचर का आइडिया मिल जाएगा। पहले केस में क्या मेजर कर रहे थे तुम, चेंज इन वॉल्यूम, अब क्या कर रहे हो, चेंज इन प्रेशर, बराबर। तीसरा, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स में एक टॉपिक आया था, मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है जब आप उसको हीट करोगे। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि सॉलिड, कंडक्टर तो सॉलिड ही है ना, तो सॉलिड्स के केस में अगर आप हीट करते हो तो वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। पहले ये स्लोली वाइब्रेट हो रहा था विद लेस एम्पलीट्यूड, लेकिन मैंने अगर मेटल को हीट कर दिया तो इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विद मोर एम्पलीट्यूड। इसमें हुआ क्या, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जब पास होने की कोशिश कर रहा था तो बिकॉज ऑफ कोलिजन क्या हुआ वहां पे, रेजिस्टेंस क्या था वहां पे। तो मैं हीट करूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, ये भी हमने देखा था, राइट। तो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो तुम रेजिस्टेंस का चेंज भी मेजर करोगे तो तुमको टेम्परेचर का एक रफ आइडिया मिल जाएगा। तो यू कैन एक्चुअली मेजर चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर और चेंज इन रेजिस्टेंस टू मेजर टेम्परेचर। So based on these three parameters, we have three types of thermometer। तीन टाइप के थर्मोमीटर है हमारे पास। एक को आप बोलते हो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, लिक्विड इन ग्लास, वो जो तुमको बुखार आता है फिर तुम लेके आते हो छोटा सा, उसके अंदर लाल कलर का लिक्विड होता है, मर्क्यूरी, दैट इज लिक्विड इन ग्लास। लिक्विड मतलब मर्क्यूरी इनसाइड ग्लास। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। नंबर वन है सबसे पहला लिक्विड इन ग्लास, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर।
In this case, the volume of liquid increases with increase in temperature, and this change in the volume gives you measure of temperature, right? तो नोट्स तो मैं देने ही वाला हूँ, सिर्फ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है मैं उतना ही बताऊंगा। तो आपको सिलेबस में इतना भी नहीं है, ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू नो। तो इन दिस केस सब्सटेंस लाइक मर्क्यूरी और अल्कोहल आर यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। Change in temperature means change in volume, okay, since liquid expand on heating। तो दो टाइप के लिक्विड यूज होते हैं, एक होता है मर्क्यूरी, वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए या फिर सराउंडिंग का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। दूसरा होता है अल्कोहल इन ग्लास। तो अंदर जो मर्क्यूरी था वो हटा के क्या डाल दिया, अल्कोहल। अब ये क्यों किया होगा, सोचो, जहां पे टेम्परेचर चेंज बहुत स्मॉल होता है, फॉर एग्जाम्पल 0.01 डिग्री सेल्सियस का चेंज है, मर्क्यूरी है और अल्कोहल है। मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना है पता है, 13,600 किलोग्राम। 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर के कंटेनर में उसको फुल्ली भर दिया तो कितना, 13,600, मतलब वो हैवी, बहुत डेंस लिक्विड है वो। तो 0.01 डिग्री चेंज के लिए उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। तो उसके वॉल्यूम में चेंज अगर चाहिए तो चेंज इन टेम्परेचर शुड बी हायर देन 0.5 और 1 डिग्री। तो मिनिमम, आपको याद है अपने चैप्टर नंबर 1 में एक पैरामीटर डिफाइन किया जिसको आप बोलते हो लीस्ट काउंट, याद है? द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट। तो जो आप थर्मोमीटर लाते हो उसका लीस्ट काउंट 0.5 डिग्री होता है, जो कि 0.5 डिग्री से कम तुम नॉर्मली कुछ मेजर नहीं कर सकते हो। इन सम केसेस 0.1 डिग्री भी होता है। 0 मार्किंग, फिर 10 मार्किंग, उसके बीच में मिडिल में एक लाइन, मतलब वो कितना है, 5, और 0 और 5 के बीच में 4 लाइन और होती है ना। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसा आप 1 डिग्री के स्टेप से मेजर करते हो। तो वैसे थर्मोमीटर का लीस्ट काउंट कितना है, 1 डिग्री। और अच्छा लाओगे तो 0.5 डिग्री, और अच्छा लाओगे तो 0.1 डिग्री। लेकिन मर्क्यूरी यूज करके तुम इससे कम तो मेजर नहीं कर सकते। सपोज मुझे वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर मेजर करना है, वेरी स्मॉल, तो उस केस में लिक्विड ऐसा लेना पड़ेगा जिसका डेंसिटी कम हो। तो अल्कोहल का डेंसिटी बहुत कम होता है। अल्कोहल का डेंसिटी तो पानी की डेंसिटी से कम होता है। वाटर का डेंसिटी कितना है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अल्कोहल का होता है 700 से 800 के बीच में, राइट? तो इस केस में टेम्परेचर थोड़ा भी चेंज हुआ तो अल्कोहल का चेंज इन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो मर्क्यूरी के केस में फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर देयर इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम व्हिच मे नॉट बी मेजर्ड। तो मेजर नहीं कर सकते हो उसको। लेकिन सेम चेंज इन टेम्परेचर के लिए अल्कोहल का चेंज इन वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अल्कोहल कब यूज करते हो, जब आपको बहुत स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर मेजर करना हो तब। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर के केस में, इन दिस केस liquids like mercury and alcohol are used to measure temperature, since what are you measuring here, change in volume, since these liquids expand मतलब क्या, increase in volume। So since these liquids expand when heated, जब इसको हीट करोगे तो क्या होगा, एक्सपांड होगा। एक्सपांड होना मतलब वॉल्यूम चेंज होना, इंक्रीज होना। तो कितना वॉल्यूम में इंक्रीज है वो मेजर करके आप क्या बता सकते हो, टेम्परेचर बता सकते हो। तो ये पहले टाइप का थर्मोमीटर है, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। हम नॉर्मली यूज करते हैं मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर, जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हो वो। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, चेंज इन वॉल्यूम विद चेंज इन टेम्परेचर। नंबर टू है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। देखो नाम में ही बोला है लिक्विड इन ग्लास, मतलब तुम लिक्विड यूज करोगे। दूसरा है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। तो सेकंड इज कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर।
मतलब यहाँ पे तुम मटेरियल कौन सा यूज करने वाले हो, गैस, और कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम विल बी फिक्स्ड। तो इसमें करते क्या है, इसमें हम लोग एक चेंबर लेते हैं, सम ट्यूब लाइक चेंबर, एंड इसमें हम लोग फिल कर देते हैं क्या, गैस। तो व्हाट यू फिल इन दिस इज गैस। तो जैसे ही इस गैस को हीट करोगे, या फिर हमको जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, सपोज मुझे वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है, तो ये ट्यूब को उठा के मैं किसके साथ कांटेक्ट में लाऊंगा, वाटर में। वाटर अगर हॉट बॉडी है तो हीट कहाँ से कहाँ होगा, वाटर टू गैस। गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग फास्टर, पहले से मूव हो ही रहे थे बट दे विल स्टार्ट मूविंग फास्टर नाउ, एंड व्हेन दे मूव फास्टर दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, राइट। पहले भी कोलिजन हो ही रहे थे, अभी कोलिजन बढ़ गए, कोलिजन बढ़ गया मतलब फोर्स बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया मतलब प्रेशर बढ़ गया। और मैं अगर यहाँ पे एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा दूं तो मुझे इमीडिएटली दिखेगा कि प्रेशर इज नाउ मोर कंपेयर टू द प्रीवियस केस। तो दिस चेंज इन प्रेशर कैन गिव यू द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। तो डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, इट इज जस्ट टू मेक योर आइडियाज क्लियर। उल्टा सोचो, इसको तुमने उठा के कोल्ड वाटर में रख दिया, तो अब हीट फ्लो उल्टा होगा, हीट विल फ्लो फ्रॉम गैस टू वाटर एंड दिस मॉलिक्यूल्स विल स्लो डाउन। तो ये मॉलिक्यूल्स का मोशन स्लो डाउन हो जाएगा, स्लो डाउन होगा तो कोलिजन कम होंगे, कोलिजन कम होंगे तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर कम होगा। तो ये डिक्रीज इन प्रेशर विल अगेन गिव यू द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे तुम गैस यूज कर रहे हो और कांस्टेंट वॉल्यूम पे रख रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। तीसरा है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्ड इज रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। अब रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में वेरी ऑब्वियस, what will happen in this case, resistance of a material will change with change in temperature। तो तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो चेंज इन रेजिस्टेंस मेजर करके तुम बता सकते हो व्हाट इज द टेम्परेचर। अगर तुमने टेम्परेचर कम कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कम हो गया। इसको और एक नाम है थर्मिस्टर, क्या बोलते हैं इसको, थर्मिस्टर। टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर आर आल्सो कॉल्ड एज थर्मिस्टर। तो in this case change in resistance is used to measure temperature, since we know that temperature, with increase in temperature resistance increases and with decrease in temperature resistance decreases। तो तीन टाइप के थर्मोमीटर है, लिक्विड इन ग्लास, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस और रजिस्टर। लिक्विड इन ग्लास में लिक्विड होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में गैस यूज होता है, और रजिस्टर थर्मोमीटर में सॉलिड यूज होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज सॉलिड, कंडक्टर सॉलिड होता है ना, मेटल्स। यहाँ तक क्लियर, गुड। अब टेम्परेचर मेजरमेंट के तीन स्केल है, उसमें से दो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज होते हैं, एक यूज होता है सिर्फ लैब्स में, फिजिक्स के लिए, ओनली फॉर फिजिक्स इनसाइड लैबोरेटरी, उसको आप बोलते हो केल्विन स्केल। केल्विन स्केल का और एक नाम है एब्सोल्यूट स्केल, क्या नाम है उसका, एब्सोल्यूट। और डे टू डे लाइफ में दो यूज होते हैं, एक है डिग्री सेल्सियस, एक है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बहुत सारे कंट्रीज में डिग्री सेल्सियस यूज होता है और बहुत सारे कंट्रीज में डिग्री फ़ारेनहाइट यूज होता है। जब आप बोलते हो कि 102 का बुखार आ गया तो वो फ़ारेनहाइट है, 102 डिग्री सेल्सियस का बुखार आ गया और तुम्हारा ब्लड बॉयल हो जाएगा। ब्लड में 70% वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100। तुम बोल रहे हो 102 हो गया, तो 102 हो गया तो तुम जिंदा कैसे हो फिर, तो वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता, दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ तक क्लियर। अब हम वो तीनों स्केल देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको पता होनी चाहिए। कोई भी स्केल जब तुम डिजाइन करते हो तो उस स्केल पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, सबसे छोटा रीडिंग और सबसे बड़ा रीडिंग, राइट। तो ये दो पॉइंट विल बी बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टी। तो एक पर्टिकुलर हमको प्रॉपर्टी का यूज करना है टू डिफाइन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। सबसे छोटा मेजरमेंट एक स्केल कितना ले सकता है, सबसे बड़ा कितना ले सकता है। तो हमारे पास अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या है, वाटर, और वाटर के तीन फेजेस भी पता है,
आइस, वाटर एंड वेपर, है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. आइस इज सॉलिड, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म एंड वेपर इज इन गैस फॉर्म. तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता जीरो, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन करने के लिए. दो पॉइंट हम लोग यूज करते हैं, एक को बोलते हो आइस पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, एक को आप बोलते हो स्टीम पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट. मैं वापस रिपीट करूंगा, लेकिन पहला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लो. देखो ऐसा है, वाटर का कन्वर्जन आइस में जिस टेम्परेचर पे होगा उसको बोलते हो आइस पॉइंट. क्या बोलते हो? द टेम्परेचर एट विच वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू आइस इज नोन एज आइस पॉइंट, और वाइस से वर्सा. मतलब आइस का कन्वर्जन जब वाटर में होगा उसको भी बोलते हो आइस पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट. तो आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ये एक ही चीज है. द टेम्परेचर एट विच वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू आइस और आइस गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर इज नोन एज आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट. दूसरा पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट या फिर स्टीम पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर और वेपर गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर इज नोन एज स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. तो दो टेम्परेचर आ गए. एक टेम्परेचर पे वाटर का कन्वर्जन आइस में हो रहा है और एक पे वाटर का कन्वर्जन स्टीम में हो रहा है. वाटर का कन्वर्जन आइस में जब होगा उसको क्या बोलोगे? आइस पॉइंट. और वाटर का कन्वर्जन स्टीम में होगा तो क्या बोलोगे? स्टीम पॉइंट. तो ये जो आइस पॉइंट है इसको मान लेंगे लोअर लिमिट और स्टीम पॉइंट को मान लेंगे अपर लिमिट. तो अब जो स्केल हम डिजाइन करेंगे, डिग्री सेल्सियस स्केल या डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, उसमें अपर और लोअर लिमिट कौन सा होगा? आइस पॉइंट विल बी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट विल बी स्टीम पॉइंट. तो ये टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल्स हम देखेंगे कल.